नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 27 फरवरी 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले आप कोट देख लीजिए। कोट क्या है? कोट देखो फ्रेडरिक नीत्शे का है। कोई भी कीमत ज़्यादा नहीं है अगर उसके बदले में आप खुद के मालिक बन सकते हो, खुद को कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब देखो ये है, खुद की इंडिपेंडेंस, खुद की सेल्फ डिपेंडेंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मतलब कि अगर देखो आप अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए कोई भी कीमत आप चुकाते हो तो वो कीमत बहुत छोटी है। इस कोट का मतलब सिर्फ देखो पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ पैसे कमा लिए तो वो पर्सन अपने हिसाब से जिंदगी जी सकता है। नहीं, इवन देखो कई बार ना समाज इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो आपको अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है ना, तो समाज की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, अपने हिसाब से जीना सीखना पड़ेगा, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। और अगर कोई पर्सन देखो अपने हिसाब से जिंदगी जीता है ना, वो तो ट्रू मायने में उसे अचीवमेंट का एहसास होता है कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है। एक सेटिस्फैक्शन जिसके लिए दुनिया जी रही है उसका एहसास होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके पास में गवर्नमेंट जॉब है और आप उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के बिजनेस करना चाहते हो। समाज आपको बोलेगा अरे ये बेवकूफ़ी है, गवर्नमेंट जॉब मुश्किल से मिलती है। लेकिन देखो आपका इंटरेस्ट ही बिजनेस में है, आपको लगता है कि नहीं मैं बिजनेस करना चाहता हूं। तो यहां पे आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते रहोगे तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आपका अपने डिसीजन पे कंट्रोल नहीं है। समझ गए? 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूले से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का ये बीच वाला मैटरनिटी इंटाइटलमेंट से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का इंडिया और यूरोप दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला है ना, क्या इसे देखो कंपलसरी रखना चाहिए या फिर इसे ऑप्शनल बना देना चाहिए? 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर ना अभी एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ और तमिलनाडु की सरकार दूसरी तरफ, दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। तमिलनाडु की सरकार का आरोप यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर हिंदी को इंपोज करने की कोशिश कर रहा है 3 लैंग्वेज पॉलिसी की आड़ में। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम ना बेसिक्स से शुरुआत करते हैं, जैसा हमेशा करते हैं ना वैसा ही बेसिक से शुरुआत करते हैं, ताकि इशू आपको तभी समझ में आएगा जब आपको थोड़ी बेसिक बातें पता हों। आपको यह पता है इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यानी बहुभाषी देश है। इंडिया के संविधान में 8वें शेड्यूल में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल की एक सीरीज है, आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 के बीच में ये सारे जो आर्टिकल हैं वो लैंग्वेजेस से संबंधित हैं। वैसे देखो शुरुआत में ना हिंदी को संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था आर्टिकल 343 के तहत, लेकिन कुछ समय के लिए इंग्लिश को भी कंटिन्यू करने का प्रोविजन किया गया था उस समय। ओरिजिनल प्लान देखो ये था, 15 साल के अंदर ना इंग्लिश हटा दी जाएगी और सिर्फ हिंदी चलेगी। लेकिन देखो ग्राउंड रियलिटी ये रही, साउथ इंडिया के कुछ राज्य जैसे खास करके तमिलनाडु, इन्होंने ना हिंदी के इंपोजिशन का विरोध किया, काफी विरोध हुआ। तो इस विरोध के चलते ना 1963 में एक एक्ट आया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में ना ये प्रोविजन किया गया कि इंग्लिश को ना इनडेफिनेट पीरियड तक अलाउ किया जाएगा। ऐसा नहीं, पहले जो प्लान था ओरिजिनल 15 साल में इंग्लिश को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन 1963 के इस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में ये बोल दिया गया कि इंग्लिश को खत्म नहीं किया जाएगा, इनडेफिनेट टाइम तक इंग्लिश को अलाउ किया जाएगा। तब जाके तमिलनाडु में जो विरोध की आग थी उस समय शांत हुई थी। तो ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था ना, ये देखो सबसे पहले ना 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में निकल के आया था। क्या था ये 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला? आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये था कि हर एक स्कूल ना अपने स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेजेस सिखाएगा। अगर देखो नॉर्थ इंडिया का स्कूल है तो 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी सिखाई जाएंगी? एक तो जो मदर टंग है जैसे हिंदी, दूसरा इंग्लिश, और तीसरा देखो कोई दूसरी इंडियन लैंग्वेज। दूसरी इंडियन लैंग्वेज देखो पंजाबी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है,
या फिर साउथ इंडिया की कोई लैंग्वेज हो सकती है। तो 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी स्कूल में बच्चों को। उसी प्रकार से साउथ इंडिया का राज्य है, वो कौन सी लैंग्वेजेस सिखाएगा? सबसे पहले मदर टंग यानी लोकल लैंग्वेज, जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु या फिर मलयालम। दूसरे नंबर पे इंग्लिश और तीसरे नंबर पे हिंदी। तो ये था 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला। अब देखो तमिलनाडु ने ना उस समय भी इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध किया था, और तमिलनाडु ने इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को नहीं अपनाया। तमिलनाडु ने सिर्फ 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाया, और तमिलनाडु में 2 लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, एक तमिल एक इंग्लिश। तीसरी हिंदी नहीं सिखाई जाती है। आप ध्यान से अगर आपने देखा ही होगा, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती। बाकी देखो केरला और दूसरे जो राज्य हैं कर्नाटक, उनके स्टूडेंट्स को हिंदी आती होती है, क्योंकि उन्होंने 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला को फॉलो किया था, और वहाँ पे स्कूलों में हिंदी सिखाई जाती है। इस वजह से वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हिंदी थोड़ी बहुत आती है। फिर क्या हुआ? फिर देखो 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई। नई एजुकेशन पॉलिसी में ना स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। ये जो 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला था ना, इसको तो रिटेन किया गया, हटाया नहीं गया, लेकिन स्टेट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आप ना अपनी मर्जी से लैंग्वेजेस का चुनाव कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेजेस आप सिखाना चाहते हो तीसरी बच्चों को। जैसे पहले तो साउथ इंडिया के राज्यों को ये बोला गया था ना, एक आप अपनी मदर टंग सिखाओ लोकल लैंग्वेज, दूसरा इंग्लिश, तीसरा हिंदी। लेकिन इस बार स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई, आप ही चुनाव कीजिए, लेकिन कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेजेस सिखाना जरूरी है, ये कंडीशन है। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली। बट देखो अब कंट्रोवर्सी ये पैदा हो गई है, एक स्कीम है जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। आर्टिकल के एक बार आप शुरुआत में आइए कंटेक्स्ट जानने के लिए। ये देखो समग्र शिक्षा अभियान, ये एक स्कीम है जो देखो स्कूल एजुकेशन के क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है, सेंट्रल स्कीम है। अब तमिलनाडु सरकार का यह कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड डिले कर रहा है, क्योंकि हमारा जो राज्य है यानी तमिलनाडु जो है वो 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला को नहीं मानता। सेंटर का यह कहना है अगर देखो बात सिर्फ 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला की नहीं है, अगर आपको फंडिंग लेनी है समग्र शिक्षा अभियान के तहत तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखो ये एक फेडरल इशू भी बन गया है। फेडरल इशू इसलिए, स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना है देखो ये स्कूल वगैरह हम चलाते हैं तो हमारी मर्जी चलनी चाहिए कि हम स्कूल में कौन सी लैंग्वेज सिखाएंगे। देखो वैसे एजुकेशन आपको पता है कौन सा सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट में है ना, लेकिन स्कूल वगैरह कौन चलाता है? स्कूल वगैरह चलाते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट वाले। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले कहते हैं हमारी मर्जी चलनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे डोमेन में घुस रहा है। अच्छा एक चीज और यहां पे बताना जरूरी है। पहली तो बात मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला आया क्यों था, मकसद क्या था? सरकार जब 1968 में पहली बार ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आई थी ना, सरकार ने बोला था इससे देश की यूनिटी बढ़ेगी, हमें स्टूडेंट्स को मल्टीलिंगुअल बनाना है, ज़्यादा लैंग्वेजेस अगर उसको आएंगी तो बढ़िया है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, अगर इंग्लिश जो तीसरी लैंग्वेज सिखाई जाती है तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी हमारे देश के स्टूडेंट्स को, इसलिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमने अपनाया है। फिर आप पूछोगे सर एक बात बताओ, फिर तमिलनाडु ने क्यों विरोध किया इसका, अगर इतना ही बढ़िया था ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? तमिलनाडु के विरोध करने के देखो अपने रीजंस थे। सबसे पहले हिस्टोरिकल इंपैक्ट। तमिलनाडु देखो हमेशा से ना अपनी लैंग्वेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। तमिल लैंग्वेज एक एंशिएंट क्लासिकल लैंग्वेज है, और इवन आज़ादी के पहले भी तमिलनाडु रीजन में जो लोग थे, लीडर्स थे, वो तमिल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे। इस पर बहुत सारी राजनीति भी पास्ट में हुई है। लैंग्वेज को बचाने के नाम पे तो वहाँ पे दंगे तक हुए हैं, जब आरोप लगा कि हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है तो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल इशू है लैंग्वेज का इशू तमिलनाडु में। तो इस वजह से तमिलनाडु ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को नहीं अपनाया था, सिर्फ 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाया था। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस आर्टिकल में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो सिर्फ काइंड ऑफ बैकग्राउंड ही चल रहा था। राइटर देखो ये बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, असर की रिपोर्ट के मुताबिक, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में ना क्लास 5 के 60% बच्चे ऐसे हैं
जो क्लास सेकंड का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। लर्निंग आउटकम इतनी ज़्यादा खराब है, क्लास 5वीं के 60% बच्चे क्लास दूसरी का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। 14 से 18 साल के 25% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते। समझे? जैसे कोई तमिल स्टूडेंट है जिसकी एज 14 से 18 के बीच में है, तो ऐसे आपको 40% स्टूडेंट्स मिलेंगे, 25% स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में फ्लुएंट टेक्स्ट नहीं पढ़ पाएंगे, और 40% स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो सिंपल इंग्लिश के सेंटेंस नहीं पढ़ पाते हैं। तो पॉइंट क्या है? आप बोलोगे सर डेटा तो आपने बहुत दे दिया, पॉइंट क्या है? पॉइंट देखो ये है, जब बच्चे 2 भाषाएं ही ठीक से नहीं सीख पा रहे हैं तो तीसरी भाषा का, तीसरी लैंग्वेज का बर्डन स्टूडेंट से ऊपर क्यों डाला जा रहा है? आंकड़े ये बोलते हैं बहुत सारे बच्चे अपनी रीजनल लैंग्वेज तक को फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहे हैं, लर्निंग आउटकम बहुत ज़्यादा कम है, क्लास 5वीं के बच्चे क्लास सेकंड का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो तीसरी लैंग्वेज का जो बर्डन है क्यों डाला जा रहा है बच्चों के ऊपर? ये पहला पॉइंट राइटर देते हैं। अब देते हैं दूसरा पॉइंट, एजुकेशनल बजट का इशू। 2019-20 में ना सरकार ने 3 लाख करोड़ के आसपास से एलिमेंट्री एजुकेशन पे खर्च किया। अब इस 3 लाख करोड़ में ना 15% दिया गया सेंटर की तरफ से, बाकी 85% आया स्टेट्स की तरफ से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट देखो ये है, कम से कम 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, लेकिन इतना खर्च नहीं हो रहा है। तो राइटर का कहना है जब देखो रिसोर्स लिमिटेड हैं तो आप इफेक्टिवली उन रिसोर्सेज को यूज करो ना। ऑलरेडी एजुकेशन पे बहुत कम खर्च सरकार कर रही है, तो तीसरी लैंग्वेज सिखाने के बजाय कोई अच्छा सब्जेक्ट सिखा दो, साइंस सिखा दो ज़्यादा वाली, मतलब अच्छा से टाइम एंड रिसोर्स का यूटिलाइज करो बच्चों के लिए, ऐसा दूसरा पॉइंट राइटर देते हैं। फिर देखो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश क्या ही ज़रूरी है, दूसरी इंडियन लैंग्वेज सिखा दो, मतलब 2 इंडियन लैंग्वेज ही सिखा दो और इंग्लिश मत सिखाओ। तो राइटर बोलते हैं देखो इंग्लिश ना ग्लोबल लैंग्वेज है, और इंग्लिश अगर बच्चे को आती है तो बहुत सारी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और एक बहुत बड़ा दरवाज़ा ओपन हो जाता है उस बच्चे के लिए। इंग्लिश, हमारे देश में स्टूडेंट्स को इंग्लिश आती है, ये इंडिया के लिए बड़ा एडवांटेज है। तो इंग्लिश सिखानी ज़्यादा ज़रूरी है बजाय दूसरी इंडियन लैंग्वेज के। फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो 2011 के सेंसस के मुताबिक ना, ये कुछ डेटा है, डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉइंट समझ लीजिए। 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारे देश में 26% जो लोग हैं बाइलिंगुअल हैं, 26% लोगों को 2 भाषाएं आती हैं, 7% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको 3 लैंग्वेजेस आती हैं। और ये जो आंकड़ा है अर्बन एरियाज में थोड़ा और मजबूत हो जाता है। अर्बन एरियाज में 44% लोगों को 2 लैंग्वेजेस आती हैं और 15% लोगों को 3 लैंग्वेजेस आती हैं, जबकि रूरल एरियाज में 22% लोगों को 2 लैंग्वेजेस आती हैं, जबकि 5% लोगों को 3 लैंग्वेजेस आती हैं। तो राइटर ये बोलते हैं धीरे धीरे देखो अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे वो लोग जो बाइलिंगुअल है या ट्राइलिंगुअल हैं उनका आंकड़ा अपने आप बढ़ जाएगा। ऑलरेडी एडिशनल लैंग्वेजेस लोग सीख रहे हैं बिना किसी कंपल्सन के, तो उनके ऊपर इंपोज क्यों किया जाए किसी लैंग्वेज को? ये पॉइंट है। लास्ट में देखो कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं स्टेट्स को ना ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि वो क्या बच्चों को सिखाना चाहते हैं, कैसे अपने स्कूल्स चलाना चाहते हैं, और फाउंडेशनल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक तरफ हम तीसरी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो पहली लैंग्वेज है वही बहुत कम बच्चों को आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाउंडेशनल लर्निंग, बच्चे सबट्रैक्ट करना, एडिशन करना, बेसिक जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं, न्यूमरेसी हैं, उनको आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फंडिंग डिले होने से देखो बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन में ही फर्क पड़ता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फंडिंग डिले नहीं करनी चाहिए और लैंग्वेज सीखना वॉलंटरी होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स राइटर अपनी तरफ से कंक्लूजन में देते हैं। आप बताइए आपकी क्या राय है कि 3 लैंग्वेजेस बच्चों को स्कूल में सिखानी चाहिए या फिर नहीं सिखानी चाहिए, किसी दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए? चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो मैटरनिटी इंटाइटलमेंट्स से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडिया में ना प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग यानी दूध पिलाती जो मदर्स है ना, उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट का कंसेप्ट ना 1961 में आया था। 1961 में ना एक एक्ट आया था
जिसका नाम था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जिसमें ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं काम करती हैं ना, उनके लिए पेड लीव का प्रोविज़न किया गया था कि आपको पेड छुट्टियां मिलेंगी। शुरुआत में शायद ये 12 वीक्स की मिलती थी, बट अब 2017 में जब ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को अमेंड किया गया तो 26 हफ्तों की पेड लीव्स का प्रोविज़न किया गया। लेकिन देखो, ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था। व्हाट अबाउट दोज वुमेन हु वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर? तो उनके लिए क्या? तो उनके लिए ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में प्रोविजन किया गया था। प्रोविजन देखो ये था, पर चाइल्ड मदर को ना 6,000 रुपए मिलेंगे। ये देखो एक यूनिवर्सल मैटरनिटी बेनिफिट का कंसेप्ट था, यानी हर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को पैसा मिलना चाहिए। इस सोच के साथ में ये प्रोविजन किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या सरकार ने पूरी अच्छी इंटेंशंस के साथ में इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया? राइटर बोलते हैं, देखो शुरुआत में ये प्रोविजन था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, बाद में सरकार ने इस प्रोविजन को डाल दिया गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। समझ गए? मतलब प्रोविजन वही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, लेकिन उस प्रोविजन को एक अलग से स्कीम के रूप में लॉन्च कर दिया सरकार ने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। लेकिन ना इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यही राइटर बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? जैसे देखो, पहली प्रॉब्लम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में यह बोला गया था कि हर एक प्रेग्नेंट वुमन को 6,000 मिलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने सबसे पहली चीज इसे 5,000 तक लिमिट कर दिया। पहले 6,000 का प्रोविजन, लेकिन नई स्कीम के अंदर 5,000 का प्रोविजन। और एक और कंडीशन ये लगा दी गई कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर जो 5,000 रुपए पर चाइल्ड मिलेंगे वो सिर्फ देखो पहले बच्चे तक सीमित रहेंगे, दूसरा बच्चा होगा तो नहीं मिलेंगे। लेकिन देखो थोड़ा विरोध हुआ तो सरकार ने फिर ये बोल दिया, अगर सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल है तो फिर 5,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल है तो 5,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, अगर सेकंड चाइल्ड बॉय है तो 5,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ गए आप किस प्रकार से कंडीशंस लगाई गई? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में तो ये था 6,000 रुपए मिलेंगे और दूसरे बच्चे पे भी मिलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो नाम चेंज करके सरकार ने फिर से लॉन्च की थी, उसमें 5,000 रुपए कर दिए गए और दूसरा बच्चा जब गर्ल होगा तभी मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो पहला क्रिटिसिज्म तो देखो यही हो गया कि जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये बोला गया था कि जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो यूनिवर्सल होने चाहिए, तो फिर यूनिवर्सल तो नहीं रहे। सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल है तभी मिलेंगे, अदरवाइज तो नहीं मिलेंगे। तो ये तो वुमेन राइट्स के अगेंस्ट हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म देखो ये है, अब वैसे देखो आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 4 है ना, उसके तहत किसी भी मिनिस्ट्री को ना प्रोएक्टिवली इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करनी चाहिए, कितना पैसा लगा किस स्कीम पे, कितना यूटिलाइजेशन हुआ, कितने लोगों को फायदा हुआ। प्रोएक्टिवली अपने आप इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कर देनी चाहिए, ये आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4 बोलता है। बट देखो जो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो इस स्कीम से संबंधित इंफॉर्मेशन नहीं डिक्लेयर करता। लेकिन हाँ, आरटीआई से जब इंफॉर्मेशन मांगी गई तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली और इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। 2019-20 में ना इस स्कीम का कवरेज ना 36% था, जो देखो घटता जा रहा है। मतलब 36% जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया। उसके बाद जो इस स्कीम का कवरेज है घटता जा रहा है और बेनिफिशरीज की संख्या लगातार कम हो रही है। बस थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिला था 2022-23 में, उसके बाद तो लगातार ये घट ही रहा है। समझ गए? और ये चीज आपको ना कितना पैसा एलोकेट कर रही है सरकार बजट में इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसमें भी देखने को मिलेगा। 2023-24 में एलोकेशन इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ 870 करोड़ रुपए है, बहुत कम हो गया है। समझ गए? अगर देखो 90 जितने बर्थ होते हैं ना हमारे देश में, उसमें से 90% बर्थ को कवर करना है ना, तो और पैसा देना है 5,000 रुपये, और सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल है तो भी 5,000 देना है, तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए ना 12,000 करोड़ चाहिए, लेकिन सरकार दे रही है सिर्फ 870 करोड़। यानी सरकार की इंटेंशन ही नहीं है इस स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट करना। इस प्रकार की स्कीम्स का
बल्कि एलोकेशन इंक्रीज होना चाहिए। महंगाई भी बढ़ रही है, 5,000 के बजाय ज़्यादा मिलने चाहिए। अब महंगाई आ गई है तो 7,000 मिलने चाहिए, 8,000 मिलने चाहिए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है 2018-19 में इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जहां 2500 करोड़ रुपए एलोकेट हुए और 2023-24 में सिर्फ 870 करोड़। ये तो हैरानी वाली बात है, आपको नहीं लगता? इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो ना, आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ना आधार लिंक फेलियर, बायोमेट्रिक मिसमैच, बैंक एरर्स की वजह से ना बहुत सारी महिलाएं बेनिफिट से ना वंचित रह जाती हैं। इवन जिन्होंने अप्लाई किया ना, उनका भी डिसबर्समेंट रेट जो है बहुत कम है। जिन्होंने अप्लाई किया उनको भी बेनिफिट नहीं मिल पाता, कोई ना कोई दिक्कत रह जाती है। इतने सारा तामझाम हो गया है स्कीम को इंप्लीमेंट करने में, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। अब थोड़े दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने ना 18,000 रुपये मैटरनिटी बेनिफिट्स पर चाइल्ड के लिए दिए। उड़ीसा में यह रकम 10,000 है। 10,000 रुपये उड़ीसा में मैटरनिटी बेनिफिट्स हर चाइल्ड के लिए दिया गया। और कवरेज देखिए आप, तमिलनाडु में ना 84% प्रेग्नेंट महिलाओं तक बेनिफिट पहुंच रहा है और उड़ीसा में आंकड़ा 64% है। उड़ीसा में 64% प्रेग्नेंट वुमन तक 10,000 रुपये पर चाइल्ड पहुंच रहा है। लेकिन जब देखो इन राज्यों की इंप्लीमेंटेशन मैटरनिटी बेनिफिट वाली इतनी अच्छी हो सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट कर रही है? फिर राइटर बोलते हैं, देखो कितना बड़ा भेदभाव है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में। फॉर्मल सेक्टर में महिलाओं को 26 वीक्स की पेड लीव मिलती है और इनफॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 5,000 रुपये मिलता है, और वो प्रोसेस भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबको नहीं मिलता है। समझ गए? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ कॉर्पोरेट वुमन को पूरा सैलरी मिलेगा, दूसरी तरफ डेली वेज जो मजदूर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई वर्कर है उसको सिर्फ 5,000 रुपये मिलेगा। तो राइटर लास्ट में बोलते हैं, देखो सरकार जो है ना, मैटरनिटी इंटाइटलमेंट्स को वेलफेयर स्कीम नहीं बल्कि इवन कोस्ट कटिंग का टारगेट मान रही है कि कोस्ट कम करना है तो इस स्कीम के माध्यम से कोस्ट कट कर लो। धीरे धीरे सरकार ने एलोकेशन ऑलरेडी कम कर दिया है, तो सरकार पैसा बचाना चाहती है इस स्कीम से, ना कि महिलाओं को लाभ पहुंचाना चाहती है। तो कुल मिला के देखो पॉइंट यही है कंक्लूजन में, डिजिटल प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। बहुत सारी महिलाएं अप्लाई करने के बावजूद वंचित रह जाती हैं, बजट कम एलोकेट हो रहा है, और बस यही पॉइंट्स हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मैटरनिटी बेनिफिट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सी राजा मोहन का है, इंडिया और यूरोप दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है ट्रंप ईरा में। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ग्लोबल पॉलिटिक्स में ना एक बहुत बड़ी हलचल है। जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं ना व्हाइट हाउस में, तब से ग्लोबल इक्वेशंस काफ़ी चेंज हो रही है। जैसे ट्रंप ने रशिया से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, यूक्रेन को इग्नोर कर दिया। ट्रंप की जो पॉलिसीज होती है ना, वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहती हैं। ट्रंप के कार्यकाल में अलायंसेस काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में ना इंडिया और यूरोप दोनों को ना एक दूसरे की आवश्यकता है। तो इस हफ्ते यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट की जो विजिट है ना, ये इंडिया यूरोप रिलेशंस में देखो एक काफ़ी क्रिटिकल मूवमेंट है। समझ गए? शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं, इंडिया का देखो पहले ये मानना था कि जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है ना, वो इरिवर्सिबल है। मतलब जैसे फ्री ट्रेड हो रहा था विभिन्न देशों के बीच में, ये चलता रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। बट देखो ट्रंप जो है इसे तोड़ना चाहते हैं। ट्रंप की सोच आपको भी पता है क्या है, अमेरिका फर्स्ट। और ट्रंप विभिन्न देशों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अपनी मार्केट को हमारे लिए ओपन कीजिए, अदरवाइज आपके देश से इंपोर्ट होने वाले माल पे हम टैरिफ लगा देंगे। समझ गए? पहले देखो वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन ट्रेड की तरफ थी, लेकिन अब वर्ल्ड में ना प्रोटेक्शनिज्म का दौर है। विभिन्न देश जो हैं अपनी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं ताकि लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट क्वेश्चन ये उठता है, जो आर्टिकल का टाइटल है कि हमें यूरोप की जरूरत आखिरकार क्यों है। देखो पहले ना इंडिया का फोकस रशिया पे था, यूएसएसआर पे था। अब इंडिया का फोकस यूएसए पे है।
लेकिन आज के समय में ना यूएस से रशिया से डायरेक्ट डील कर रहे हैं। हिस्ट्री देखो हमें यह बताती है, इवन 1990s में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना, तो उस समय भी रशिया वेस्ट के साथ में क्लोज रिलेशंस चाहता था, लेकिन बाद में रशिया को फील हुआ कि वेस्ट हमें इक्वल दर्जा नहीं देगा। इस वजह से पुतिन ने यह सब बोलना स्टार्ट कर दिया कि हम खोई ग्लोरी यूएसएसआर की फिर से हासिल करेंगे, मतलब अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया रशिया ने। तो आज ना ट्रंप रशिया के साथ वैसे ही डील कर रहे हैं। ट्रंप की रणनीति ये है कि ना रशिया के साथ में थोड़ी दोस्ती बढ़ाई जाए और रशिया को ना चाइना से अलग किया जाए। बट देखो ये कुछ जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं ना, वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये ट्रंप की रणनीति है कि रशिया के साथ दोस्ती की जाए और रशिया को चाइना के ग्रुप से अलग किया जाए। बट देखो हैं ट्रंप बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल। अब मान लो रशिया की दोस्ती यूएस के साथ अच्छी हो गई, तो फिर देखो रशिया के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होगी। आज रशिया को इंडिया की जरूरत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ना वेस्ट रशिया के साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं मेंटेन करके रखना चाहता, इसलिए रशिया को चाइना की सबसे ज़्यादा और उसके बाद इंडिया की ज़रूरत है। बट मान लीजिए रशिया के रिलेशंस यूएस के साथ अच्छे हो गए, तो फिर रशिया को इंडिया की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर मान लीजिए रशिया की यूएस के साथ दोस्ती हो गई, तो इससे चाइना कमज़ोर हो जाएगा। चाइना कमज़ोर हो जाएगा, रशिया और चाइना अलायंस कमज़ोर होने के कारण, तो फिर यूएस को भी इंडिया की जरूरत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि रशिया को साथ मिला के ऑलरेडी उसने चाइना को कमज़ोर कर दिया। तो इस वजह से ना इंडिया को सिर्फ रशिया या यूएस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इंडिया को अब दूसरे दोस्तों की आवश्यकता है, और ऐसे में जो यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, वो इंडिया के लिए एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। और यूरोपियन यूनियन को क्यों इंडिया की आवश्यकता है? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अब ना ट्रंप जो है सीधा सीधा रशिया से दोस्ती कर रहे हैं, यूक्रेन को इग्नोर मार रहे हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन रशिया से खतरा महसूस करता है। तो यहां पे ना यूरोप और जो ट्रंप है ना, यूएसए हैं, दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, समझे? इवन आज के समय में जो यूरोपियन यूनियन है वो देखो यूएस के ऊपर रिलाय नहीं हो पा रहे हैं। यूरोप को भी अब आवश्यकता है कि वो अपनी दोस्ती को डाइवर्सिफाई करें। ऑलरेडी उन्होंने चाइना के साथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड इंक्रीज कर लिया था और वो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहते थे। अब यूएसए भी उनका साथ नहीं दे रहा है यूरोप वालों का, तो यूरोप के लिए इंडिया अब एक इंपॉर्टेंट पार्टनर साबित हो सकता है, समझ गए? इसलिए राइटर बोलते हैं दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। पॉइंट समझ गए ना आप? पॉइंट देखो ये है, यूएसए यूरोप को ये कह रहा है कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी खुद देख लो। नाटो पे ट्रंप का जो भरोसा है वो कम हो रहा है, तो यूरोप को भी नए इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स चाहिए। इंडिया एक बड़ा मार्केट है, बहुत तेजी से ग्रो होने वाली इकोनॉमी है, इंडो पैसिफिक रीजन में की प्लेयर है, तो इस वजह से यूरोप के लिए भी इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर साबित हो सकता है, इसीलिए क्रिटिकल मोमेंट है। इसके बाद थोड़ा इतिहास भी बताया जाता है इंडिया और यूरोप के बीच रिलेशंस का। वैसे देखो 2004 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हो गई थी, लेकिन मोमेंटम देखने को नहीं मिला इंडिया यूरोप रिलेशनशिप में, और 2010 तक आते आते तो मोमेंटम बिल्कुल ही खराब हो गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को लेकर बातचीत चलती रही, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकल के आया, और यूरोपियन यूनियन ने ज़्यादा फोकस कर दिया चाइना के ऊपर। फिर देखो 2016 में इंडिया को महसूस हुआ कि यार यूरोपियन यूनियन के साथ में एंगेज करना जरूरी है, तो दोनों ने पहले इनके बीच में जो रेगुलर समिट होता था काफ़ी समय तक हुआ ही नहीं था, तो 2016 में फिर काफ़ी समय से जो समिट रुका हुआ था वो समिट आयोजित हुआ। फिर देखो 2022 में दोनों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को लेकर नेगोशिएशंस फिर से स्टार्ट की। एक काउंसिल इस्टेब्लिश की, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बाद में थोड़ा प्रोग्रेस रुक सी गई इजराइल हमास युद्ध के कारण। इस कॉरिडोर इस्टेब्लिश होने में थोड़ा डिले हुआ, बट अब देखो जल्दी से जल्दी एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूरोपियन यूनियन को साइन करना चाहिए। और दोस्ती सिर्फ देखो इकोनॉमी डायमेंशन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जैसे शुरुआत में हमने डिस्कस किया, इक्वेशंस चेंज हो रही हैं, तो डिफेंस
टेक्नोलॉजी, दूसरे जो डोमेन्स है ना वहां पे रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाला आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें राइटर ना बैकग्राउंड तो हमने डिस्कस किया, लेकिन राइटर के 3 मेन पॉइंट्स ये थे कि जब देखो 2 लैंग्वेज ही बच्चे ठीक से नहीं सीख पा रहे हैं, फाउंडेशनल स्किल्स की कमी है, लर्निंग आउटकम कमजोर है, तो उसे तीसरी लैंग्वेज का बर्डन क्यों डाला जाए। जब ऑलरेडी एजुकेशन पे सरकार खर्चा कम कर रही है, तो तीसरी लैंग्वेज को सिखाने पे जो खर्चा है वो दूसरी जगह यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि अर्बनाइजेशन के चलते लोग अपनी चॉइस से लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, तो इम्पोज क्यों किया जाए। तो ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो राइटर के द्वारा बोले जाते हैं। फिर देखो हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, इंडिया और यूरोप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप के ईरा में ना ग्लोबल इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। ट्रंप रशिया के साथ दोस्ती कर रहे हैं, ट्रंप चाइना से रशिया को अलग करना चाहते हैं। तो देखो ऐसे में जब इतनी ज़्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स अनप्रेडिक्टेबल है, तो देखो ना तो यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से यूएस के ऊपर रिलाय हो सकता, ना ही इंडिया यूएस के ऊपर पूरी तरह रिलाय हो सकता। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में। तो ये हमने डिस्कस किया। हमने मैटरनिटी बेनिफिट वाली स्कीम डिस्कस की कि कैसे 5,000 रुपये का प्रोविजन है। पहले 6,000 का था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, लेकिन मातृवंदना योजना में इसे घटा के 6,000 कर दिया गया। इसे सिंगल चाइल्ड के लिए लिमिट कर दिया गया, लेकिन बाद में थोड़ा हंगामा हुआ तो सरकार ने बोल दिया कि सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल है तो भी मिलेगा। लेकिन बजट एलोकेशन लगातार कम हो रहा है, बढ़ने के बजाय 2,500 करोड़ के बजाय 870 करोड़ हो रहा है। तो सरकार यूनिवर्सल बेनिफिट्स नहीं देना चाहती। ये अन्याय है, डबल स्टैंडर्ड है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाओं के लिए 26 वीक्स की पेड लीव, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वुमेन हैं उनके लिए काफ़ी कम पैसे, और वो भी इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, आधार वगैरह, उनको फॉलो करने में भी दिक्कत आती है। एक क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है इसी से संबंधित, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स वाला हमने डिस्कस किया। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।